हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 NCERT साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो उसके पहले की वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, बट इस वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और इसे समराइज करेंगे हिंदी के अंदर। और ये एक समरी टाइप की वीडियो होने वाली है, मतलब इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो इससे पहले भी इस चैप्टर के 2 पार्ट्स आ चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी जाके देख सकते हैं। Cuscuta is called the parasite. Are we and other animals also a kind of parasite? You should think about it and discuss with your teacher. तो जो कस्कूटा है ना, उसको पैरासाइट बोलते हैं। और क्या हम अदर एनिमल्स और जो हम है वो हम भी एक टाइप के पैरासाइट है? आपको भी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। Have you seen or heard of plants that can eat animal? There are a few which can trap insect and digest them. तो क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में, ऐसे पौधों के बारे में सुना है जो कि एनिमल्स को ही खा जाते होंगे? तो आप लोगों को सोचा होगा यार, एनिमल्स को कोई पौधा कैसे खाता है? पहली चीज़ कि वो लोग तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, वो एनिमल्स को ही नहीं, मतलब इंसेक्ट्स को खा सकते हैं और उनको डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? मतलब वो क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं? तो ये जो एपिकल प्लांट्स होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो भी दिख रही होगी, फिगर 1.6 में। वहाँ पे एक पिचर प्लांट है, उसके ऊपर एक कैप टाइप की लगी है जिसको लिड बोलते हैं। तो जैसे ही जो इंसेक्ट इसके अंदर जाता है वैसे ही लिड बंद हो जाती है, फिर वो इसको खा जाता है, ये वाला प्लांट उसको। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक जग की तरह होता है। और फिर उसके बाद ना ये जो है वो एक एसिड को रिलीज़ करता है, और उसी एसिड से जो मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, वैसे इन पिचर प्लांट्स में भी कोई एसिड होता है जिससे ये इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद वो लोग उनको, और जो उनके इंसेक्ट्स होते थे ना, वो उनके बाल टाइप के होते हैं, उसमें जाके फंस जाते हैं। फिर उसके बाद वो खा लेते हैं उन इंसेक्ट को। और जो ऐसे प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो कि इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं। तो अब बात आ जाती है कि ये इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? क्या ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं? तो कलर तो इनका भी ग्रीन होता है, क्लोरोफिल इनके अंदर भी होता है, फोटोसिंथेसिस ये भी कर लेते हैं। बट जितनी इनकी रिक्वायरमेंट होती है ना, मतलब जितना इन्हें खाना चाहिए होता है, उतना ये फोटोसिंथेसिस से नहीं बना पाते हैं। और इन्हें अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए वो दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह को मार के खाना पड़ता है। अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करेंगे तो वो नहीं रह पाएंगे इस अर्थ के ऊपर। और अगर उन्हें अर्थ के ऊपर रहना है ना, तो उन्हें सबसे पहले अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स वगैरह की, उन्हें फुलफ़िल करना पड़ेगा, जो कि वो फोटोसिंथेसिस से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स जो छोटे छोटे होते हैं उनको खाने लगते हैं। और हाँ, वो अंदर जो होता है ना, वो डाइजेस्टिव जूसेस को सिगरेट्स करते हैं, जो कि पिचर प्लांट्स में मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब वो जो डाइजेस्टिव जूस होता है ना, वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह, वो सब अब्जॉर्ब कर लेता है उस इंसेक्ट के अंदर से। और ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो प्रोड्यूस होता है पिचर प्लांट के अंदर। सेप्रोट्रॉप्स। सो ये एक नया टॉपिक है, सेप्रोट्रॉप्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। क्या आपने कभी हो सकता है अम्ब्रेला जैसे पैचेस देखे हैं जो कि मॉइस्ट और सॉइल जगहों पे उगते हैं, या फिर कोई लकड़ी वगैरह होगी जो बहुत टाइम से पड़ी है, थोड़ी थोड़ी सी गीली हो रखी है, उस पे उगते हुए देखे हैं क्या आपने कभी? चलिए पता लगाते हैं कि वो क्या होते हैं। तो ये ज़्यादातर होते हैं रेनी सीजन में। सो यहाँ पे एक और एक्टिविटी है। Take a piece of bread and moisten it with water. Leave it in a moist, warm place for 2-3 days or until fluffy patches appear on them. Figure 1.8. What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observation in the notebook. You will see cotton-like thread spreading on the piece of bread. सो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, उसमें आपको एक ब्रेड लेना और उसको
में रख देना है, मतलब वाटर थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना है उसके ऊपर, ठीक है। फिर उसको किसी वार्म प्लेस में रख देना है 2 से 3 दिनों तक। फिर उसके बाद ना जब तक आपको 2 से 3 दिनों तक रखना है, या फिर जब तक रखना है जब तक उस पर फ्लफ़ी पैचेस ना आने लगे। फिर उसके बाद आपने उस पर क्या देखा, वो कौन से कलर के पैचेस आए थे, वो सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है ना, तो आप माइक्रोस्कोप के अंदर मतलब हेल्प से उस पैचेस को ध्यान से देखो, और आपको क्या दिखा ना वो सब आप अपनी कॉपी में लिखो। और आपको दिखेगा ना एक कॉटन जैसा थ्रेड जो कि ब्रेड के ऊपर वैसा पड़ा होगा। These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. तो यहाँ पे फंगी होते हैं, ठीक है। जो फंगी होते हैं उनके पास एक अलग मोड होता है न्यूट्रिशन का। इसमें वो क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो अब्जॉर्ब करते हैं किससे, ब्रेड से। मतलब वो जो उनकी ना खाने के लिए जो सामान होता है वो ब्रेड से अब्जॉर्ब करते हैं। ये जो न्यूट्रिशन का मोड है ना, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अगर वो डेड और डिकेइंग मैटर मतलब जो मरे हुए जो जीव है उनसे अगर न्यूट्रिएंट्स ले तो उस मोड को बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट। Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. और जो ऑर्गेनिज्म ये वाला मोड फॉलो करते हैं मतलब डेड और डिकेइंग एनिमल्स से न्यूट्रिशन लेते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। जो फंगी है ना वो पिकल्स मतलब अचार, लेदर, क्लोथ्स और बाकी जो चीज़ें होती है जो कि हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में बहुत लंबे टाइम से होती है और वो भी बारिश के सीज़न में, तो ये सारी चीज़ों को ना वो ख़राब कर देता है। और ये इन सारी चीज़ों पे वो इस टाइम पे उगती है, जैसे कि पिकल, लेदर, इन सब चीज़ों पे फंगी उगती है। अगर वो हॉट और ह्यूमिड वेदर में बहुत टाइम तक रहे, वो भी जो बारिश का मौसम होता है उसमें। वेट एंड वार्म थिंग्स दे germinated and grow. Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. तो आपने कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखा होगा, हो सकता है कि देखा होगा, जो कि साथ रहते हैं, अपना शेल्टर शेयर करते हैं, जो खाना का सामान होता है वो सब शेयर करते हैं, तो इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। सो इसका मतलब ये है ना कि दो ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों अपना खाना शेयर कर रहे हैं, अपना जो रहने की जगह ये शेयर कर रहे हैं, या फिर दो ऑर्गेनिज्म है, एक खाना प्रोवाइड कर रहा है और एक रहने की जगह दे रहा है, तो वो भी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में आ जाएगा। इसके एग्जांपल है ना कि जो सर्टेन फंगी होते हैं वो प्लांट्स की रूट में रहते हैं, तो जो रूट्स ऑफ प्लांट होती है और फंगी होती है ये क्या है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। क्योंकि जो फंगस होता है वो न्यूट्रिएंट्स देता है रूट को, और उसके बदले में जो रूट होती है वो फंगस को रहने के लिए एक जगह देती है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लीचेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गी and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the algae. In return, the algae prepare and provide food to the fungus. तो यहाँ पे आ गया ना कि जो फंगस और एल्गी होती है वो भी साथ रहते हैं। तो होता क्या है ना कि जो फंगस होता है वो क्या देता है, रहने की जगह देता है, पानी देता है, बाकी सारी चीज़ें देता है, और उसके बदले में जो एल्गी होती है वो क्या करती है, खाना बनाती है और जो फंगस होता है उसको दे देती है। मतलब खाने का सामान, रहने की जगह, खाना बनाने की जगह सब कौन देता है, फंगस। जो एल्गी होती है वो सिर्फ और सिर्फ खाना बनाती है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो इसका मतलब है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो सॉइल के अंदर वापस से कैसे आते हैं। तो क्या आपको पता है कि जो सॉइल होती है उसमें अगर एक बार क्रॉप उग गई ना तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हमसे मतलब अभी ये पढ़ेंगे ना कि अगर वो सब ख़त्म हो जाते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स वापस कैसे आते हैं। तो क्या आपने कभी देखा है कि जो फार्मर्स होते हैं मतलब किसान होते हैं वो अपनी फील्ड में मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र को छिड़क रहे होते हैं, स्प्रेड कर रहे होते हैं,
और आपने ये भी देखा होगा कि गार्डनर्स भी ये काम कर रहे होते हैं अपने पॉट में या फिर जो भी है उसमें पौधे वगैरह में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डाल रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल के अंदर से। तो उसके बाद जो सॉइल होती है उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद ये जो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स होते हैं ना ये न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ईटीसी। तो ये सारी चीज़ें होती है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में। तो ये सब जब वो फार्मर्स स्प्रेड करते हैं सॉइल के अंदर तो इससे सॉइल में क्या होता है ना कि ये सारी चीज़ें जो होती है उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। और अगर आपको एक प्लांट उगाना है और उसको अच्छे से रखना है ना तो आपको उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे फुलफ़िल करना पड़ेगा। अगर आप उसे फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो ना, मतलब उसे पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो जो आपका प्लांट होगा ना वो नहीं बचेगा। सो आज की वीडियो बस इतना ही। अब हम इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे इसी तरीके का कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।